गणित के अगर हम ब्रांच की बात करते हैं, शुरुआत हम लोग करेंगे और बिल्कुल जीरो लेवल से, इसके किसी भी पॉइंट को हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, सभी पॉइंट की चर्चा करेंगे। हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित जानने के बाद से अक्षरों के बारे में समझेंगे। अक्षरों के बाद से थंबनेल से आप देखे होंगे कि हम लोग आज की इस वीडियो में वेरिएबल यानी चर से परिचित होने वाले हैं, कांस्टेंट यानी अचर से परिचित होने वाले हैं, लाइक टर्म यानी सजातीय पद से परिचित होने वाले हैं, अनलाइक टर्म मतलब विजातीय पद से परिचित होने वाले हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड से परिचित होने वाले हैं। किसका गुणनखंड? किसी भी एल्जेब्रिक जो पद होता है, टर्म होता है, उसका। ठीक है, तो बीजगणित में देखिए हम कहें कि अंक गणित का यह थोड़ा विकसित रूप है। अब समझिए कि अंक गणित का यह विकसित रूप कैसे है। अंक गणित का विकसित रूप इसलिए है कि अंक गणित में हमें जब संख्याएं दी जाती हैं, जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि एक संख्या है 100 और इसमें एक संख्या है 50, इसको जोड़कर बताइए, तो हम आंसर दे देंगे कि कितना हो जाएगा 150। अगर मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं तो आप हमें यही आंसर देंगे। अगर 100 और 50 को जोड़ना रहे तो कितना हो जाएगा? 150 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब गणित धीरे धीरे विकसित होने लगा था, गणित का धीरे धीरे विकास होने लगा था, तो हुआ क्या कि जो कुछ गणितज्ञ थे जो इस बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित की जो खोज किए, वो क्या किए कि कुछ ऐसी संख्याएं जिनके बारे में हम बिल्कुल जानते भी नहीं हैं, उनको भी जोड़ सकते हैं, उनको भी घटा सकते हैं, उनको भी भाग दिया जा सकता है। यानी कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, यहां पर हम संख्या जान रहे हैं कि ये क्या है, 100 है, 100 है, ये क्या है, 50 है, तो जोड़ दिए 150 है। ये तो हमें अंकगणित ने सिखा दिया। लेकिन बीजगणित हमें क्या सिखाएगी कि हम कोई यहाँ पर ऐसी चीज रहेगी, यहाँ पर कोई ऐसी संख्या रहेगी जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं रहेगा कि वो कौन सी संख्या, हमें पता नहीं रहेगा। ठीक है, प्लस का निशान लगा रहेगा। फिर एक और संख्या ऐसी आएगी जिसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता रहेगा, लेकिन फिर भी इसको भी हम लोग जोड़ पाएंगे। इस गणित में जिस अज्ञात चीजों को भी हम जोड़ पाएंगे, मतलब अज्ञात संख्याओं को हम जोड़ पाएंगे, अज्ञात संख्याओं को जोड़ पाएंगे, घटा भी सकते हैं, गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस ब्रांच की, इस शाखा की एकदम हम लोग बेहतरीन तरीके से शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बीजगणित यानी अलजेब्रा को समझते हैं कि ये क्या होता है। तो अलजेब्रा में होता है, बीजगणित में अंकों के स्थान पर, बीजगणित में होता क्या है कि अंकों के स्थान पर अक्षर आने लगते हैं। अंक के स्थान पर अक्षर आ जाएगा या कोई ना कोई संकेत आ जाएगा, कोई ना कोई संकेत आ जाएगा। क्या कह रहे हैं हम कि बीजगणित में जैसे अंक के बारे में अगर हम जानते हैं तो उसको जोड़ना हो तो जोड़ सकते हैं, घटाना हो तो घटा सकते हैं, गुणा करना हो गुणा कर सकते हैं, भाग करना हो भाग भी कर सकते हैं। लेकिन बीजगणित में क्या होता है कि बीजगणित में अंक नहीं आपको दिखाई देंगे, अंक के स्थान पर अक्षर आ जाएगा और अक्षर को हमें संख्या बुलाना पड़ेगा। अंक के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होता है। अंक के स्थान पर बीजगणित में किसका प्रयोग होता है? अक्षरों का प्रयोग होता है। या अगर अदर भाषा में कहें, अदर भाषा में समझने का प्रयास करें तो संकेतों का प्रयोग होता है, सिंबल्स का प्रयोग होता है। किसमें? बीजगणित में अंकों के स्थान पर अक्षर आ जाते हैं। अक्षर आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक अक्षर मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे यक्स। बचपन से आप लोग सुनते आए होंगे, अगर गणित पढ़ रहे होंगे, बीज गणित कभी भी पढ़े होंगे तो एक्स वाई जेड ए बी सी, ज्यादातर किताबों में बीज गणित का अगर कोई क्वेश्चन है तो इन अक्षरों का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, तो यक्स से आप परिचित होंगे। हम सीखे हैं
कि बीजगणित गणित की एक ब्रांच है। और कैसी ब्रांच है? इस ब्रांच में होता क्या है, इस शाखा में होता क्या है, तो इसमें होगा क्या कि हम अक्षरों को ही अंक मान लेंगे, अक्षरों को ही अंक मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। यहां पर मैं यक्स नहीं लिखा हूं, वो ABCD वाला ये यक्स नहीं है, ये बीजगणित वाला यक्स है, यानी यह एक अक्षर की संख्या है। क्या है ये? अक्षर वाली संख्या है, ठीक है ना। ये नंबर है, ये मैं y लिख दिया हूं, तो ये A से Z वाला जो अल्फाबेट होता है हमारा, वो वाला y नहीं है, y से याक नहीं है ये y का मतलब क्या है? अक्षर संख्या है। ये y क्या है? अक्षर संख्या है। यानी ये यक्स भी हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, y भी संख्या हो जाएगा, a भी संख्या होगा, b भी संख्या होगा, c भी संख्या होगा। यानी साधारण सी भाषा में कहें तो a से z तक जितने अक्षर होते हैं सबको बीजगणित संख्या बुलाता है। सबको बीजगणित क्या बुलाता है? संख्या बुलाता है। और कैसी संख्या बुलाता है, अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीजगणित में हम लोग सीख रहे हैं कि जान पाए आपकी अंकों के स्थान पर अक्षर का प्रयोग हो जाएगा या संकेत का प्रयोग हो जाएगा, और इन्हीं संकेतों को, इन्हीं अक्षरों को हम आपस में जोड़ने का तरीका सीखेंगे, घटाने का तरीका सीखेंगे, गुणा करने का तरीका सीखेंगे, भाग करने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद से इन्हीं अक्षरों से आगे जो थोड़ा सा विकसित लेवल पर है, बीजीय व्यंजक सीखेंगे। बीजीय व्यंजक के बाद से आगे चल के गुणनखंड सीखेंगे, उन्हें फिर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना, समीकरण सीख सकते हैं, सर्व समीका सीख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी बीजगणित में होता क्या है कि अंक के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होता है, अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होता है। और इन अक्षरों के बारे में अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। अंक के स्थान पर तो अक्षरों का प्रयोग हो रहा है, देखिए किस अंकों के स्थान पर बीजगणित में अक्षर या संकेतों का प्रयोग होता है। अक्षर या संकेत, अक्षर या कोई भी संकेत बना दीजिए, संकेतों का प्रयोग होता है। अक्षर कौन? A से Z तक। और सिंबल, कुछ भी सिंबल बना सकते हैं। जैसे सिंबल में आपका सिंबल में हो गया, जैसे ये हैशटैग हो गया, @ हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, ये सब सिंबल है सब, ठीक है ना। यानी अगर जैसे सीखेंगे हैशटैग सिंबल का मतलब कि एक हैशटैग यहाँ पर है और प्लस एक और हैशटैग है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 हैशटैग हो जाएगा। देखिए, एक संकेत था हमारे पास, एक और संकेत था, तो जो इसको हम जोड़ पाए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जोड़ कौन सिखा रहा है? अलजेब्रा सिखा रहा है, बीजगणित सिखा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब चर्चा करना शुरुआत करते हैं। कंडीशन के माध्यम से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। कंडीशन के माध्यम से देखिए, अब हम जानेंगे, देखिए संख्याओं के बारे में आप जानते हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है बीजगणित में कि अंक के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हो गया है, और अक्षर भी एक संख्या है, तो वो कौन सी संख्या है? अक्षर को भी तो पहचानना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है। जैसे अगर मैं यहाँ पर यक्स लिखा हूँ, सपोज करिए मैं यक्स लिखा हूँ, तो यक्स किसके बराबर है? यक्स 100 के बराबर है कि 500 के बराबर है कि 200 के बराबर है कि 1 लाख के बराबर है कि -3 के बराबर है कि -2 के बराबर है कि 1/2 के बराबर है? ये यक्स किसके बराबर है? यानी यक्स को हम लोग संख्या कह रहे हैं, तो कौन सी संख्या है ये यक्स? y को अगर हम संख्या कह रहे हैं तो y कौन सी संख्या है? z को संख्या बोलेंगे, ABCD, A से Z तक जितने भी आएंगे अक्षर, उनको हम लोग संख्या बोलेंगे। किसमें? बीजगणित में। तो सोचिए कि यक्स अगर मैं यहाँ पर अक्षर लिखा हूं तो इसका क्या मतलब है, इनमें से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, एक कंडीशन पूछा जाए
तो आप आंसर दीजिएगा। एक मैं कंडीशन आपसे पूछ रहा हूं, कंडीशन है कि मान लीजिए कि मैं प्रश्न पूछता हूं कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। एक कंडीशन आपके सामने रखा जा रहा है कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है। अब देखिए 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो किसी संख्या यानी हम जानते नहीं है संख्या के बारे में, तो संख्या क्या है? अज्ञात है। संख्या क्या है? अज्ञात है। और जो संख्याएं अज्ञात होती हैं, अननोन, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, उनको इन्हीं अक्षर संख्याओं के द्वारा दिखा सकते हैं। यानी मान लीजिए कि किसी संख्या के बारे में हम नहीं जान रहे हैं, तो उसको अक्षर से दिखा सकते हैं, अक्षर से लिख के दिखा सकते हैं। जैसे कहने का मतलब, सपोज करिए कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसे हैं और उसको पता नहीं है कि उसके पास कितने पैसे हैं, अज्ञात है, मतलब उसको ज्ञात नहीं है। हो सकता है उसके पास 100 रुपए भी होगा, 200 रुपए होगा, 300 रुपए होगा, 400 रुपए होगा, कुछ भी होगा। तो अज्ञात संख्याओं के लिए हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यानी जिस संख्या के बारे में हम नहीं जानते हैं, उस संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होता है। यानी बीजगणित में अज्ञात राशियों के लिए, अज्ञात चीजों के लिए अक्षरों का प्रयोग होता है। यानी जिसके बारे में कुछ भी न जानते हो, वहां पर अक्षर का प्रयोग होगा। जैसे अभी हम आपसे एक प्रश्न पूछे हैं कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त होता है, तो वो संख्या बताइए कि वो संख्या कौन सी थी जिसमें हम 10 जोड़े हैं तो 20 प्राप्त हुआ है। या यह कहें कि किसी संख्या में, जैसे देखिए प्रश्न क्या है कि किसी संख्या में, संख्या के बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई संख्या होगी यहां पर, इसमें हमें जोड़ना क्या है? 10 को जोड़ना है, तो प्राप्त क्या हो रहा है? 20 प्राप्त हो जा रहा है। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 20 प्राप्त हो रहा है। उस संख्या के बारे में हम जानते नहीं है, जानते तो प्रश्न का आंसर ही हमारा आ जाता। तो हम क्या करेंगे कि जो उस संख्या को हम नहीं जानते हैं, तो उसको अक्षर द्वारा दिखा देंगे। क्यों दिखा देंगे? क्योंकि अक्षरों का प्रयोग अज्ञात संख्याओं के लिए होता है। अक्षरों का प्रयोग जो संख्या के बारे में हम नहीं जानते उसके लिए प्रयोग होता है। अब इस 10 के बारे में हम नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। इस 20 के बारे में नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है कि किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, अब संख्या की बात आई, कौन सी संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर 20 मिले? तो 10 और 20 तो निश्चित है, लेकिन वो संख्या क्या है अभी हमें पता लगाना है। तो पता लगाना है तो बीजगणित का जो विकास हुआ था, इसी तरह के कंडीशन को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। जो एक कंडीशन हम बताए हैं, अलग कंडीशन भी हो सकता है। जैसे कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं, देखिए कैसे। अगर हम कहें कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। हम कह दिए किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है। ठीक है, इस बॉक्स से आप समझ रहे होंगे, ये वही संख्या है, यहां पर खाली स्थान में भरेंगे जिसमें 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। एक अलग कंडीशन, कोई संख्या है जिसमें 10 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। कोई संख्या है जिसमें 90 जोड़ने पर 200 प्राप्त होता है। इसी तरह कंडीशन यहां लिख दे रहे हैं कि कोई संख्या है, संख्या को खाली स्थान से बॉक्स बना दे रहे हैं, और इसमें 500 जोड़ने पर 2000 प्राप्त हो रहा है। हमें देखिए इसी बॉक्स का पता लगाना है, और कैसे पता लगाएंगे अभी आपको मैं बताऊंगा। प्रश्न बन जाए कि किसी संख्या में 200 जोड़ने पर 1000 प्राप्त होता है। यहां पर कई प्रश्न हैं और उसमें क्या है, एक चीज हमें अज्ञात है और उसी का हमें पता लगाना है। जैसे पहले क्वेश्चन का अगर कंडीशन देखें तो वो कहा है कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है।
किसी संख्या में, और उस संख्या के बारे में पता नहीं है, वही पता लगाना है। किसमें? बीजगणित सिखाएगा अभी। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। इसका तो आप देखते ही आंसर बता देंगे कि वो संख्या कौन सी है। वो संख्या कौन सी है ये तो हमें अंक गणित ने ही सिखा दिया है इतना, लेकिन हम कहे हैं कि हम अपने इस टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो छोटी से छोटी चीजों को सिखाते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बताया हूं कि बीजगणित में अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग हम कर सकते हैं, और अक्षर किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो अज्ञात, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जैसे इस बॉक्स में क्या होगा हम नहीं जानते हैं, तो ठीक है, इस बॉक्स में हम अक्षर संख्या लिख दे रहे हैं, यक्स लिख दे रहे हैं। यक्स भी तो अज्ञात है, चाहे बॉक्स बनाए या यक्स लिखें, बात एक ही है। हमें इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा उसी को खोजना है, या यह कहें कि इस यक्स के स्थान पर क्या होगा उसी को ढूंढना है। ठीक है, इसको भी यक्स लिख दे रहे हैं, इसको भी यक्स का प्रयोग कर दे रहे हैं, यहां भी यक्स लिख दे रहे हैं। अज्ञात राशि के स्थान पर आएगा, मैं अभी देखिए आपको सिखाया हूं कि ए से जेड तक या कोई भी संकेत यानी अज्ञात राशियों के लिए ही अक्षरों का प्रयोग करते हैं। अज्ञात राशि, अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी के स्थान पर ही हम किसका प्रयोग करते हैं? अज्ञात राशि के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? अक्षरों का प्रयोग होगा। तो अक्षर का प्रयोग हम कर दिए हैं बॉक्स में, यक्स यक्स सभी जगह लिख दिए हैं। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर यक्स लिख दें, सब में यक्स लिख दें, क्यों? क्योंकि ये अज्ञात है, हमें पता ही नहीं है कि किस संख्या में 5 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। पता यहाँ पर नहीं है, उसी को खोजना है, इसी को खोजना है, यानी ये अज्ञात है। ये बॉक्स क्या है? अज्ञात है। अज्ञात राशि के स्थान पर देखिए अक्षर का प्रयोग हो गया। ये भी क्या है? अज्ञात है। अज्ञात राशि के स्थान पर देखिए अक्षर का प्रयोग हो गया है। सब अज्ञात है, उसके स्थान पर अक्षर का प्रयोग हो गया। यहां भी यक्स का प्रयोग कर दे रहे हैं, यहां भी यक्स का प्रयोग कर दे रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए अब आंसर निकालने का प्रयास करें, इस यक्स का मान निकालने का प्रयास करें। तो जो पहला कंडीशन है वो बहुत ही सिंपल प्रश्न है कि वो कौन सी संख्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त हो। छोटा सा बच्चा भी बता देगा कौन सी संख्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होगा। कौन सी संख्या होगी? तो सबको पता है कि यक्स के स्थान पर 10 रख देंगे, तो ये 10 रखेंगे तो 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो ये बॉक्स है, जो अज्ञात अक्षर आया है, यक्स आया हुआ है, इसके स्थान पर क्या रखा जाएगा कि 10 जोड़ने पर 25 हो जाए? बताइए। तो यहां पर अगर हम x का मान देखेंगे तो x का मान 15 आ गया। ठीक है, यहां से अगर पता लगाने का प्रयास करें इस कंडीशन, अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन में जो अज्ञात है जिसके बारे में हम नहीं जानते, वहां पर अक्षर का हम प्रयोग किए हैं और उसी अक्षर का पता लगा रहे हैं कि उस अक्षर की वैल्यू कितना होगी, मान कितना होगा। ठीक है ना, देखिए यहां पर कितना हो जाएगा। तो प्रश्न है कि किसी संख्या में 20 जोड़ने पर 100 हो जाता है, तो सिंपल सा आंसर कोई भी दे सकता है कि वो संख्या 80 होगी। ठीक है, अगर यहां पर ध्यान दें तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितना हो जाएगी कि 200 हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा, यानी 110 हो जाएगा। 110 हो गया यहाँ पर x की वैल्यू। यहाँ पर ध्यान दें कि x यानी इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा कि 500 जोड़ने पर क्या कहते हैं 2000 हो, तो x के स्थान पर यानी इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा 1500। इसमें इस अज्ञात x का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी, तो हम देख रहे हैं कि 1000 प्राप्त हो रहा है, तो x की वैल्यू सीधा सीधा 800 होगा। हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर सीखना क्या है, आप सोचेंगे कि इतने छोटे छोटे कंडीशन, इतनी छोटी छोटी शर्तों में हम सिखाना क्या चाह रहे हैं। तो हम आपको एक चीज सिखाए हैं, और वो सिखाए हैं कि बीजगणित में जो अलजेब्रा है, पूरी अलजेब्रा अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर संख्या के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग करेंगे। काम लगेगा तो संख्याओं का भी उनके साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर
अक्षर भी लिखे हैं तो उसको भी हम संख्या कहेंगे। किसमें? अलजेब्रा में। अलजेब्रा में अक्षरों को संख्या बुलाया जाता है। अक्षरों को क्या बुलाया जाता है? संख्या। और वो अक्षर कैसे होते हैं? अननोन, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। यानी उसका मान कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर 6 तरह का अलग अलग प्रश्न था और सभी प्रश्न के लिए यक्स का मान कहीं 10 आ गया, यक्स का मान कहीं 15 आ गया, यक्स का मान कहीं 80 आ गया, यक्स का मान कहीं 110 आ गया, यक्स का मान 1500 आ गया, यक्स का मान 800 आ गया। था एक ही यक्स, लेकिन देखिए एक ही यक्स कितनी संख्या बन गया वो। फिर कुछ और कंडीशन लिख देंगे तो पता चलेगा कि यक्स का कुछ और भी मान आ जाएगा। यानी जो ये अज्ञात संख्याएं हैं बहुत डेंजरस हैं, इनकी वैल्यू तो बिल्कुल बदल रही है, अलग अलग कुछ भी हो जा रहा है। ठीक है, यक्स के स्थान पर सपोज करिए मैं वाई रख दिया होता सभी जगह, तो ये जितने मान हैं सभी वाई के मान हो जाते। वाई का मान 10 भी हो रहा है, यानी वाई एक ऐसी संख्या है जो 10 के भी बराबर हो जा रही है, 15 के बराबर भी, 80 के बराबर भी, 110 के बराबर भी, 1500 के बराबर भी, 800 के बराबर भी। ऐसी संख्या है। देखिए अब हम लोग अलजेब्रा में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और बीजगणित में 2 तरह की संख्याएं होती हैं। एक संख्या जो हमारी वो अंक गणित वाली, और एक संख्या जो अब हम लोग परिचित हो रहे हैं जिसका मान कुछ भी हो सकता है, बदलता रहता है। कैसे बदल रहा है? हर कंडीशन के अनुसार अलग अलग मान आ रहा है, आपके सामने है। सभी कंडीशन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। हर कंडीशन की वैल्यू अलग अलग मिल रही है हमको। अक्षर वही था, यहां पर 10 लेकर आया। अक्षर वही था, यहां पर 15 लेकर आया। अक्षर वही था, यहां पर 80 लेकर आया। अक्षर वही था, यहां पर 110 लेकर आया है। अक्षर वही था, 1500 लेकर आया है। अक्षर वही था, 800 लेकर आया है। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना हम लोग शुरुआत किए हैं, इसलिए इतना डिटेल में इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। यहां पर देख रहे हैं कि एक अक्षर के कितने मान वैरी कर रहे हैं, बदल रहे हैं, अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग वैल्यू हो जा रही है, अलग कंडीशन के अनुसार अलग वैल्यू हो जा रही है। ठीक है, तो यानी बीजगणित में 2 तरह की संख्या हमें दिखाई दे रहा है। एक संख्या होता है जिसको चर कहा जाता है, और एक संख्या होता है जिसको अचर कहा जाता है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है और अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहा जाता है। अचर को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट कहा जाता है। अब सोचेंगे ये चर और अचर क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, हम अभी अक्षर से परिचित हुए हैं तो हम देखे हैं कि अक्षर तो यक्स था। अक्षर क्या था? यक्स था, लेकिन इसका वैल्यू कभी 10 आया है, कभी 15 आया है, कभी 110 आया है, अलग अलग इस तरह से। अभी पीछे आप देख पाए होंगे कि एक ही अक्षर के कितने मान आए हैं। यक्स का मान 10 भी आया है, यक्स का मान 15 भी आया है, यक्स का मान 80 भी आया है, 110 भी आया है, 1500 आया है, 800 आया है। तो अब एक्चुअल में यक्स का मान है कौन सा? यक्स का मान है कौन सा? तो ये भी ज्ञात नहीं होता है। क्यों ज्ञात नहीं होता है? क्योंकि अलग अलग कंडीशन के अनुसार अक्षरों के मान सदैव बदलते रहते हैं। अलग अलग कंडीशन के अनुसार अक्षर का मान आ जाएगा। जैसा कंडीशन, जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उस अक्षर का या उस खाली वाले बॉक्स का आंसर आप दे देंगे। ठीक है, यानी संख्याएं 2 तरह की होती हैं। एक होती है हमारी चर और एक होता है अचर। जितने भी अक्षर होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, यानी ए एक संख्या है, बी भी एक संख्या है, सी भी एक संख्या है, एक्स भी एक संख्या है, वाई भी एक संख्या है, जेड भी एक संख्या है, एम भी एक संख्या है, एन भी एक संख्या है, ओ भी एक संख्या है। ये सभी संख्याएं हैं और इनका वैल्यू क्या है, ये संख्या कौन सी संख्या है, तो ये डिसाइड नहीं होता है। ये किस पर डिसाइड होता है? कंडीशन पर डिसाइड होता है। यानी इस ए का मान कुछ भी हो सकता है, इस कंडीशन पर डिसाइड होगा। बी का मान कुछ भी हो सकता है, कंडीशन पर डिसाइड है। सी का मान कुछ भी हो सकता है, कंडीशन पर डिसाइड है। एक्स का मान कुछ भी हो सकता है। अभी देखे हैं, पीछे जस्ट देखे हैं
कि देखिए एक ही x का मान, पीछे जस्ट देखे हैं कि एक ही x का कितना मान आया हुआ है अलग अलग। यानी जो अक्षर वाली संख्याएं होती हैं, अक्षर वाली संख्याओं को हम चर संख्या कहते हैं, यानी वेरिएबल कहते हैं। जो अक्षर वाली संख्याएं होती हैं उनको चर यानी वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल उसके नाम से ही क्लियर है, वैरी करना, वैरी मतलब बदलते रहना। चर, चर अगर हिंदी में ध्यान देंगे तो चर मतलब चलते रहना, उसका मान चल रहा है, निश्चित नहीं है। जिसका मान निश्चित न हो कि क्या होगा, तो देख रहे हैं अक्षर संख्या का मान यहाँ निश्चित नहीं है। अक्षर संख्या आ किसके स्थान पर रहा है, तो किसी अज्ञात संख्या के स्थान पर तो आ रहा है, लेकिन वो कंडीशन के अनुसार बार बार बदल भी जा रहा है। यहाँ पर अज्ञात क्या चीज था कि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त हो रहा है, तो वह उसके लिए x का मान 10 हो गया। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर 25 प्राप्त हो रहा है, तो उसके लिए x का मान 15 हो गया। एक ही x है लेकिन मान बदल रहा है, मान चल रहा है, वैरी कर रहा है। यानी जितनी भी अक्षरों वाली संख्याएं होंगी सभी को हम लोग वेरिएबल यानी चर संख्या कहते हैं। सभी को हम लोग क्या कहते हैं, चर संख्या कहते हैं। यानी अक्षर वाली जितनी संख्याएं होंगी, अक्षरों वाली जितनी संख्याएं होंगी, अक्षरों वाली जितनी संख्याएं होंगी, अक्षरों वाली सभी संख्याएं, अक्षरों वाली सभी संख्याएं, अक्षरों वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, वेरिएबल कहलाती हैं। और क्यों कहलाती हैं, क्योंकि अक्षर संख्या का मान सदैव बदलता रहता है। अक्षर संख्या का मान यानी वैल्यू अनिश्चित होता है, जो निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होता है, यानी क्लियर नहीं होता है, डेफिनिट नहीं होता है। कह रहा है कि चर हम किसे कहेंगे, तो अक्षर वाली सभी संख्याओं को हम लोग वेरिएबल यानी चर कहते हैं। चर यानी चलने वाला मान, यानी उस अक्षर का मान निश्चित नहीं होता है। कोई कंडीशन आएगा उसके अनुसार कुछ और आ जाएगा, किसी अन्य कंडीशन के अनुसार कुछ और आ जाएगा। निश्चित क्या होता है, कांस्टेंट उसे कहते हैं। जैसे निश्चित है, मान लीजिए कि मेरे पॉकेट में 10 रुपए है, तो ऐसा नहीं है कि अब ये 15 रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 20 रुपए हो जाएगा। अगर इसमें 10 रुपए है, यानी अगर कहीं 10 है तो ऐसा नहीं है कि 10 तुरंत 15 हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि 10 तुरंत 100 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अक्षर संख्या के साथ हो रहा है। देखिए अक्षर संख्या कभी 10 था, कभी 15 हो गया, कभी 80 हो गया, कभी 110 हो गया, कभी 1500 हो गया, कभी 800 हो गया, अभी पता नहीं क्या क्या हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। यानी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो ये अगर 10 रुपया है तो 10 रुपया ऑटोमेटिक, बिना उसमें अगर कुछ जोड़ेंगे नहीं, एक्स्ट्रा पैसा लाएंगे नहीं, तो वो बढ़ने वाला नहीं है। वो 10 रुपया है तो निश्चित ही 10 रुपया रहेगा, 15 रुपये है तो निश्चित ही 15 रुपया रहेगा। यानी जितनी भी आंकिक संख्याएं होती हैं, जो अंक गणित में जो भी संख्याएं हम पढ़े हैं, जितनी भी संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है, जितनी भी संख्याएं जिसका मान सदैव निश्चित होता है, जिसका मान सदैव निश्चित होता है, सदैव निश्चित होता है, डेफिनिट होता है, मतलब वो बार बार बदलता नहीं है, वेरिएबल की तरह बार बार बदलता नहीं है। जैसे जितनी भी संख्याएं होती हैं सभी क्या कहलाती हैं, अचर संख्याएं कहलाती हैं। यानी सभी निगेटिव नंबर्स, जितने निगेटिव नंबर्स होते हैं, निगेटिव संख्याएं होती हैं, उनको हम देख लें। सभी पॉजिटिव संख्याएं, जितनी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं वो हो गया। फ्रैक्शन हो जाएगा, भिन्न वाली संख्याएं,
डेसिमल हो जाएगा, दशमलव वाली संख्याएं डेसिमल हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जितनी संख्याएं अंक गणित में हम परिचित हो चुके हैं, जितनी संख्याओं से, वे सभी संख्याएं निश्चित संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं 1/2 लिखा है और ऑटोमेटिक उसमें जादू हो जाए कि वो बदल के 1/4 हो जाए या 1.5 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर कहीं कोई संख्या +5 है तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक वो -5 हो जाएगा, जब तक उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन जो अक्षर संख्या होती है उसमें ऑटोमेटिक अलग अलग कंडीशन के अनुसार परिवर्तन होने लगता है। जो अक्षर संख्या होती है अलग अलग कंडीशन सुनिए, उसका आंसर अलग आ जाएगा। यानी जितनी भी हमारी अक्षर वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अक्षर वाली सभी संख्याओं की वैल्यू निश्चित नहीं होती है, इसलिए उसको हम लोग चर यानी वेरिएबल कहते हैं। और जो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, कांस्टेंट मतलब बदलने वाला नहीं, जो है सो है। अक्षर वाली जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती है, ठीक है ना। यानी चर संख्या क्या होता है, चर मतलब चलने वाला, उसका मान बदलने वाला। इंग्लिश में वेरिएबल मतलब वैरी करने वाला, लगातार वैरी करने वाला, चलने वाला, अलग अलग कंडीशन के अनुसार अलग अलग आंसर आने वाला। और कांस्टेंट सीधा, -5 तो -5, उसमें अब कोई अंतर नहीं आने वाला है। +5 तो +5, +10 तो +10, ठीक है। 10 रुपये है तो 10 रुपया ही रहेगा, वो 15 रुपया नहीं हो जाएगा जब तक 5 रुपया उसमें शामिल नहीं करेंगे, 5 रुपया उसमें ऐड नहीं करेंगे। यानी 10 में जब तक 5 ऐड नहीं करेंगे तब तक वो 15 नहीं हो सकता है। लेकिन यक्स में 10 जोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक 15 हो सकता है। अब यक्स का मान हमें पता ही नहीं है, कुछ भी रखा जा सकता है, ठीक है। यानी जो अक्षर वाली संख्याएं होती हैं उनको हम लोग चर यानी वेरिएबल कहते हैं। किस चैप्टर में, बीजगणित में। और जो नॉर्मल, जो हम निगेटिव, जितनी भी ऑल निगेटिव नंबर्स, कोई भी निगेटिव नंबर, -500, -400, -300, -1 लाख, -1/2, -2/4, -6/2, कोई भी भिन्न संख्या, दशमलव संख्या, कुछ भी हो, अगर उसके साथ माइनस का भी चिन्ह लगा है या प्लस का चिन्ह लगा है, वो सभी संख्याएं डेफिनिट होती हैं, निश्चित होती हैं, बदलती नहीं है, कांस्टेंट होती हैं, नियत रहती हैं। क्या होती हैं, कांस्टेंट, नियत होती हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, और ये बीजगणित का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बीजगणित का सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, जिसको कहते हैं पद कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, पद। इंग्लिश में इसको टर्म कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टर्म यानी पद कहा जाता है। अलजेब्रा में टर्म क्या होता है, पद क्या होता है, तो पद में अक्षर संख्या आएगा। पद में क्या आएगा, अक्षर वाली संख्या आएगी। यानी अक्षर संख्या कहें, और चिन्ह आएगा, यानी मूल, फंडामेंटल ऑपरेशन, चिन्ह आएगा। चिन्ह कौन सा आएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा पद में। और क्या होता है, अक्षर संख्या, देखिए यहां पर यही भूल रहा था, चर, जो हम अभी पढ़े, चर संख्या। चर संख्या, कहीं कहीं इसको चर राशि भी लिखता है, चर राशि भी कहते हैं, कभी कभी इसको चर राशि भी कहा जाता है, चर संख्या, ठीक है ना, वेरिएबल। एक पद में 3 चीजें पाई जाती हैं, एक पद में 3 चीजें पाई जाती हैं, 3 चीजें आएंगी। आएगा क्या, अक्षर संख्याएं आएंगी, अक्षर वाली संख्या यानी वेरिएबल आएगा, x, y, z, a, b, c, d, यानी कोई ना कोई अक्षर संख्या आएगा। एक आ सकता है या कई अक्षर भी आ सकते हैं, ये कोई डिसाइड नहीं है, ठीक है ना। और एक चिन्ह आएगा जिसको मल्टीप्लाई का चिन्ह कहते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह। और अचर संख्या भी आ सकता है या आता है, अचर संख्या भी साथ में रहता है।
अचर संख्या भी साथ में रहता है। एक पद यानी एक टर्म को तैयार होने में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक टर्म को बताने के लिए कितनी चीजों की आवश्यकता? 3 चीजों की। सबसे फर्स्ट हमारा क्या हो गया? सबसे फर्स्ट अक्षर वाली संख्या हो गया, उसके बाद से गुणा का चिन्ह हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, अचर वाली संख्या हो गया। जैसे अगर हम कहीं लिखें x लिखें तो यह एक टर्म है, एक पद है। अगर कहीं 4x लिखें, यह भी एक टर्म है। क्या है? टर्म है, पद है। 4x का मतलब क्या है? यानी यहाँ एक x है प्लस एक और x है प्लस एक और x है और प्लस एक और x, ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर मैं इस तरह का x के तरह का प्लास्टिक का खिलौना बना दूं और 4 आपको दे दूं तो कितना हो जाएगा? 4x के तरह प्लास्टिक का खिलौना, यही होगा ना। एक x का प्लास्टिक का खिलौना है, दूसरा भी उसी तरह का खिलौना है, तीसरा भी। जब हम आपसे पूछेंगे कि x वाला खिलौना कितना है तो कहेंगे 4x है, मतलब 4x मेरे पास है, यानी वही 4x में लिखा हूं। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो होता क्या है? गणित में इतना आपको पता होगा कि कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसको गुणा का चिन्ह कहते हैं। कोई चिन्ह जहां पर नहीं आएगा और वहां पर अक्षर वगैरह, जैसे कई अक्षर लिखा हुआ है उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, तो जान लीजिए कि बीज गणित में वहां पर गुणा का चिन्ह है। वहां किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है। ठीक है, देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये x है, ये 4x है। तो 4x में अक्षर वाली संख्या, सबसे पहले हम कहें कि किसी भी पद में, किसी भी टर्म में क्या क्या चीजें आती हैं, तो टर्म में क्या क्या चीजें आएंगी? तो अक्षर वाली संख्या आएगा। तो देखिए अक्षर वाली संख्या यहाँ पर x आया हुआ है। अचर वाली संख्या आएगी तो देखिए अचर वाली संख्या 4 आया हुआ है, और चिन्ह भी आएगा गुणा का, तो कुछ कोई चीज नहीं लगा हुआ है, यानी उसका मतलब गुणा का चिन्ह है। 4x क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। कितना टर्म? एक टर्म कहलाएगा। टर्म कितना? 1 टर्म कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं कहीं लिख दूं 5x y z, क्या ये टर्म कहलाएगा कि नहीं? पद कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो पद के लिए हम अभी सीखे हैं कि पद यानी टर्म किसे कहते हैं। तो टर्म में 3 चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले क्या? अक्षर वाली संख्या, उसके बाद से क्या? गुणा वाला चिन्ह, उसके बाद से क्या चाहिए हमें? कांस्टेंट वाली संख्या यानी अचर वाली कोई ना कोई संख्या। तो देखिए इसमें अचर वाली संख्या भी है। अचर वाली संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 क्या है हमारा? अचर वाली संख्या भी है, और चिन्ह कोई नहीं है इनके बीच में। देखिए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो यानी गुणा का चिन्ह है। अगर इसको हम तोड़ के गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 5 गुणे x गुणे y गुणे z। मैं अभी बताया हूं कि अगर कई अक्षर आपस में अगल बगल लिखा हुआ है, उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो सदैव गुणा का चिन्ह होता है। XYZ लिखा था, 5XYZ लिखा था ऐसे ही 5XYZ, लेकिन देखिए जब इसको हम तोड़े हैं तो ये कितना हो गया? ये 5 गुणे x गुणे y गुणे z। और हम टर्म में पढ़े हैं, टर्म यानी पद में पढ़े हैं कि पद में 3 चीजें, एक तो कोई ना कोई चर वाली संख्या, गुणा का चिन्ह और अचर वाली संख्या। यही 3 चीज पढ़े हैं ना, कि कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा, तो समझिए कि वह एक पद है। अलजेब्रा में, बीजगणित में उसको एक पद यानी टर्म बुलाया जाता है। अगर वहीं पर चिन्ह बदल जाए, गुणा के स्थान पर प्लस का चिन्ह आ जाए तब क्या होगा? माइनस का चिन्ह आ जाए तब क्या होगा? तो पद अलग अलग काउंट होगा। अगर देखिए, अगर यहां पर लिख दे रहे हैं टर्म में, यहां पर लिख दे रहे हैं हम कि अगर प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया,
प्लस और माइनस का चिन्ह आ गया तो अलग अलग काउंट करेंगे। जैसे इन सबके बीच में गुणा का चिन्ह में प्लस माइनस का चिन्ह लगा दे रहा हूं, 5 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, या इसको अलग तरीके से लिख दे रहे हैं। एक तरीका ये लिख दे रहे हैं, दूसरा तरीका 5 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, या तीसरे तरीका से लिख दे रहे हैं 5 प्लस एक्स माइनस वाई प्लस जेड। अब क्या होगा तो देखिए, मैं बताया हूं पद के लिए 3 चीजें चाहिए। टर्म हम किसे कहेंगे, तो जब कहीं ना कोई वेरिएबल दिखाई दे, गुणा का चिन्ह दिखाई दे, और क्या दिखाई देना चाहिए, और कांस्टेंट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, बस अगर वेरिएबल भी है यानी चर भी है, कहने का मतलब कि अगर बस यही भी है यानी चर वाली संख्या है तब भी टर्म कहलाता है, और अगर अचर वाली संख्या है तब भी टर्म कहलाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो ये 5 है ये टर्म कहलाएगा, और 5 है क्या, अचर है, कांस्टेंट है। 5 रुपया है तो 5 रुपया ही रहेगा, पीछे भी चर्चा की है, बदलेगा नहीं। ठीक है ना। ये यक्स देखिए, प्लस यक्स जो है ये यक्स भी एक टर्म होगा, ये वाई भी एक टर्म होगा, ये जेड भी एक टर्म होगा, यानी सभी अलग अलग टर्म गिने जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में प्लस का चिन्ह आया हुआ है, माइनस का चिन्ह आया हुआ है। बीजगणित में जब अक्षरों के बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह लग जाता है तो टर्म की संख्या बदलने लगती है, और जब गुणा का चिन्ह लगा रहेगा, देखिए इसमें बदलेगा, इसमें चेंज होगा, इसमें चेंज होने लगता है, इसमें चेंज। लेकिन अगर गुणा का चिन्ह हो और डिवीजन यानी भाग का चिन्ह हो, टर्म नहीं बदलने वाला है। जैसे अगर लिख दिया जाए कि देखिए यक्स में डिवाइड करिए वाई से, लिखे हैं, इस तरह लिख दिया गया है, तो सबको पता होगा कि किसी भी संख्या में, जिस संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, तो जिसमें भाग दिया जाता है वो अंश में होता है, और जिससे भाग देते हैं वो हर में होता है। यानी इसको हम लोग x बटा में y लिख सकते हैं, इसको x बटा में y लिखा जा सकता है। और ये कितना टर्म होगा, ये 1 टर्म होगा, ये 1 टर्म होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह हो या डिवीजन भाग का चिन्ह होगा तो टर्म एक ही गिना जाता है, एक ही काउंट होता है। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, तो जो ये 5xyz है ये टोटल एक टर्म होगा। क्यों, क्योंकि इनके बीच में गुणा का चिन्ह आया हुआ है, और अचर संख्या आई हुई है, और चर संख्या आई हुई है, यही 3 चीजें आया हुआ है, तो ये 1 टर्म गिना जाएगा। कितना टर्म गिना जाएगा, 1 टर्म। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह आ जाए इन्हीं के बीच में, माइनस का चिन्ह आ जाए, तो टर्म अलग अलग काउंट होता है। प्लस और माइनस का चिन्ह आ जाने के बाद से टर्म अलग अलग काउंट होता है। जैसे इसमें कितने टर्म है, तो ये 5 हो जाएगा एक टर्म, प्लस एक्स दूसरा टर्म, प्लस वाई तीसरा टर्म, और प्लस जेड चौथा टर्म, यानी 4 टर्म हो जाएंगे इसमें। कितने टर्म, 4 टर्म हो जाएंगे। इसमें ध्यान दें तो 5 पहला टर्म हो जाएगा, 5 यानी +5, इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो +5, ठीक है ना। ये क्या है, माइनस एक्स दूसरा टर्म, माइनस वाई तीसरा टर्म, माइनस जेड चौथा टर्म। ये एक्स वाई जेड क्या है, अंक के स्थान पर आया हुआ अक्षर, यानी ये अक्षरों वाली संख्या है। ठीक है, ये कौन सी संख्या है, अक्षर वाली संख्या है। यहां पर लिखा हुआ है देखिए 5 है, प्लस एक्स है, माइनस वाई है, प्लस जेड लिखा हुआ है। तो ये पहला टर्म +5, दूसरा टर्म प्लस एक्स, तीसरा टर्म माइनस वाई, चौथा टर्म प्लस जेड। यानी इसमें कितने टर्म हो गए, यहां पर 4 टर्म हो गए, 4 टर्म हो गया। कितना टर्म हो गया, 4, यानी 4 टर्म हो गए। ठीक है, कितने टर्म, 4 टर्म हो गए। यानी प्लस और माइनस का चिन्ह आएगा तो टर्म बदलने लगेंगे, पद बदलने लगेगा। और अगर गुणा का चिन्ह आया हुआ है तो पद को हम लोग सिंगल काउंट करते हैं। पद को कैसे काउंट होता है, सिंगल काउंट होता है। जैसे हम अब फिर से एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख रहे हैं।
देखिए एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, अगर मैं लिख दूं 5 गुणे x गुणे y गुणे z गुणे a गुणे b गुणे c गुणे m गुणे n गुणे o गुणे p, ठीक है ना। यहाँ पर क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ अक्षर वाली संख्या यानी चर दिखाई दे रहा है और कुछ न कुछ अचर वाली संख्या यानी कांस्टेंट दिखाई दे रहा है जो बदलने वाला नहीं होता है, जैसे वहां पर 5 दिखाई दे रहा होगा, और तमाम आपको वेरिएबल यानी चर वाली संख्या दिखाई दे रही है और उनके बीच में चिन्ह क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा हुआ है। देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह लगता है तो होता क्या है, गुणा होने के बाद जब अक्षर आए रहेंगे, संख्या आए रहेगा, तो उनका गुणा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को समाप्त कर देते हैं, हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं और वो हमारा गुणनफल हो जाता है, आंसर हो जाता है। जैसे 5 गुणे x गुणे y गुणे z गुणे a गुणे b गुणे c गुणे m n o p लिखा हुआ है, इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 5x y z a b c m n o p। देखिए देखने में ये कितना बड़ा लग रहा है, यहां से यहां तक। अगर इसको विस्तार किए तो देखिए कितना पूरा इस बोर्ड पर भर गया है। तो हम देख रहे हैं इसको अगर टर्म गिनना रहेगा तो क्या कहेंगे, इसमें कितना टर्म है, ये 1 टर्म है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, अगर डिवीजन का चिन्ह भी रहता तभी सिंगल गिना जाता, 1 टर्म गिना जाता, एक पद गिना जाता। अगर इसी कंडीशन को हम बदल दें और इस कंडीशन को बदल के सपोज करिए कि इन्हीं के बीच में जैसे इसको 5 प्लस x प्लस y माइनस z प्लस a माइनस b प्लस c प्लस m माइनस n माइनस o प्लस p ऐसे लिख दें। अब इसमें टर्म गिनना है, पद गिनना है, ये खुद एक पद होगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। यानी पहला पद हमारा क्या है, कुछ नहीं, इसके पहले चिन्ह है तो प्लस का है, यानी +5 पहला चिन्ह, पहला हमारी पहला पद हो गया। दूसरा पद प्लस x, तीसरा पद प्लस y, अगला पद माइनस z, अगला पद प्लस a, अगला पद माइनस b, अगला पद प्लस c प्लस m माइनस n माइनस o प्लस p। यानी एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 पद हो गए। किस चिन्ह के आते ही, प्लस और माइनस के चिन्ह आते ही अलग अलग काउंट हो रहा है, और अगर गुणा का चिन्ह लग रहा है तो एक साथ काउंट हो जा रहा है, एक टर्म, सभी मिलकर एक टर्म बना दे रहा है, और प्लस माइनस से अलग अलग टर्म हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको टर्म पहचानने में दिक्कत नहीं आएगा कि कौन सा टर्म फर्स्ट टर्म है, यानी एक टर्म है, और किसमें एक से ज्यादा टर्म है। ठीक है ना। अब चलिए, टर्म 2 तरह का होता है। टर्म कितने तरह का, तो टर्म 2 तरह का होता है, 2 तरह का टर्म होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि पदों का गुणनखंड, पदों का गुणनखंड मतलब फैक्टर कैसे करेंगे, पदों का गुणनखंड। पदों का गुणनखंड करना सीखना होगा। गुणनखंड का मतलब होता क्या है कि कोई भी पद है या कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर 50 लिखा हुआ है और कह दिया जाए कि इसका गुणनखंड करना है, यानी इसको कई संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़ के लिख देना है। गुणनखंड का मतलब कई संख्याओं के गुणा के रूप में तोड़कर लिख देना है। इसको लिख सकते हैं कि 25 दूना 50, एक गुणनखंड ये भी हो गया। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2, ये भी लिख सकते हैं 5 5 25 दूना 50, ये भी गुणनखंड हो गया, ये भी गुणनखंड, मतलब गुणा के रूप में तोड़ देना। तो अगर कोई भी टर्म लिखा हुआ है तो उसको गुणा के रूप में कैसे तोड़ा जाएगा, ये तो पीछे सीख भी लिए हम लोग। अगर किसी पद को, जैसे मान लिया कि 5xy लिखा हुआ है, तो इसमें अब बताना थोड़े रहेगा, इसको आराम से आप लिख सकते हैं। जैसे 5xy है तो इसको 5 गुणे x
गुणे वाई, बस गुणनखंड हो गया, फैक्टर हो गया, इसका टर्म है और टर्म का फैक्टर हो गया, यानी पद का गुणनखंड हो गया। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा हुआ है 2x² लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर कब आता है, स्क्वायर वाली कंडीशन कब आती है, क्यूब वाली कंडीशन जब एक ही तरह की संख्याओं का आपस में गुणा हो। जैसे मान लीजिए कि 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 का स्क्वायर लिखा जाएगा, अगर 4 का आपस में 3 बार गुणा होगा तो 4 के पावर 3 लिखा जाएगा, अगर 4 का आपस में 5 बार गुणा होगा तो 4 के पावर क्या लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा। तो सेम उसी प्रकार से अक्षर भी तो एक संख्या है, तो सेम वही रूल उसके लिए भी होगा। कैसे होगा कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 4 गुणे 4 है, अगर x गुणे x रहेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अगर 3 बार x का आपस में गुणा रहेगा तो x पर 3 घात हो जाएगा, अगर x गुणे x गुणे x गुणे x 4 बार आपस में गुणा में लिखा है तो x के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी अगर कहीं x के पावर 4 लिखा रहेगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x को 4 बार गुणा के रूप में, कहीं x के पावर 3 लिखा रहेगा तो उसको हम x के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, कहीं x स्क्वायर लिखा हुआ है तो x गुणे x लिख सकते हैं उसको। ठीक है ना, इसको ये लिख सकते हैं और इसको यह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं यहाँ पर इसका क्या काम है। यहाँ पर काम है उसके फैक्टर करने में, जो x स्क्वायर वाला आया है उसका फैक्टर करने में देखिए इसका काम लग रहा है। 2x² है तो 2 का मतलब तो 2 हो गया, इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं यानी गुणा का चिन्ह, x² का मतलब सबको पता है x गुणे x, लीजिए इसका फैक्टर हो गया। यानी किसी भी टर्म का फैक्टर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, टर्म का फैक्टर करना है यानी उसको इसी प्रकार से तोड़ देना होगा, गुणा के रूप में तोड़ देना होगा। देखिए गुणा के रूप में तोड़ दे रहे हैं, ये फैक्टर हो जा रहा है, गुणा के रूप में तोड़ दिया जा रहा है तो ये फैक्टर हो गया, ये फैक्टर हो गया आपका। ठीक है ना, अब हम लोग फैक्टर करना आप सीख गए। जैसे कहीं लिखा हुआ है 4x² y² z² लिखा हुआ है, अगर इसका आपको क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है तो कैसे होगा, इजी है। 4 इंटू x² को हम क्या लिखेंगे, x इंटू x लिख सकते हैं, y² को क्या लिख सकते हैं, y इंटू y लिख सकते हैं, z² को क्या लिख सकते हैं, z इंटू z लिख सकते हैं। देखिए अब ये एक टर्म था और ये इसका फैक्टर हो गया, या इसका गुणनखंड हो गया, उस टर्म का गुणनखंड हो गया। अब आप सोचेंगे कि इसका सीखने का काम कहाँ है, तो आइए अब हम लोग सीखते हैं। पद दो तरह के होते हैं, पद दो तरह के होते हैं, एक होता है सजातीय पद, एक होता है सजातीय पद और एक होता है विजातीय पद, मतलब अलग जाति का, विजातीय पद होता है। देखिए सजातीय पद क्या होगा और विजातीय पद क्या होगा। जैसे कई टर्म, उदाहरण के रूप में कई टर्म हम लिख लेंगे और तब बताएंगे कि कौन सजातीय और कौन विजातीय। सजातीय और विजातीय यानी लाइक और अनलाइक। कहने का मतलब कि अगर हमें बताना हो कि कोई दो चीजें आपस में समान दिख रही हैं, एक तरह की दिख रही हैं, एक तरह की दिख रही हैं, तो कम से कम हमारे पास दो चीजें तो होंगी तभी तो बता पाएंगे कि हाँ ये एक तरह की दिख रही हैं, या दो से अधिक होगा तो यानी कम से कम दो टर्म हो या दो से अधिक टर्म हो, उन्हीं का हम सजातीय या विजातीय पद बताते हैं, उन्हीं में लाइक और अनलाइक टर्म हम बताते हैं। कहने का मतलब कोई दो चीजें रहेंगी तो बताएंगे कि हाँ ये दोनों समान है या यह दोनों असमान है, या कई चीजें रहेंगी कहेंगे ये फला 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 आपस में एक जैसा है और ये अलग तरह का है, तभी तो बता पाएंगे। जैसे देखिए कई उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैं लिख दे रहा हूँ 5xyz में लिख दिया, फिर लिख दे रहा हूँ 5x² y² लिख दे रहा हूँ, फिर लिख दे रहा हूँ 5yxz लिख दे रहा हूँ, फिर लिख दे रहे हैं 5z² x² y² लिख दे रहे हैं, फिर हम लिख दे रहे हैं 5zxy लिख दे रहे हैं। यहाँ पर अगर टर्म को ध्यान दिया जाए तो यह एक टर्म है, यह दूसरा टर्म है, यह तीसरा टर्म है, यह चौथा टर्म है, यह पांचवा टर्म है। 5 टर्म आपके सामने है। अब आपको बताना है कि इनमें कितने टर्म सजातीय हैं,
एक ही जाति के हैं, एक ही तरह दिखने वाले हैं, और कौन कौन विजाति हैं, मतलब अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग तरह से दिखने वाले हैं। ठीक है ना। सजातीय हम लोग क्यों खोजते हैं, क्योंकि सजातीय को जब आगे चल के अलजेब्रा की अभी तो शुरुआत की है, जब आगे उसका जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, गुणा करने का तरीका, भाग देने का तरीका जब हम लोग सीखेंगे तो उसमें इसका बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका होती है। उसमें सजातीय और विजातीय पद का बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है। तो हमें सजातीय और विजातीय पदों को पहचानना, छांटना आना चाहिए। ठीक है ना। तो अब जिसमें हम इन्हें, जैसे मान ली इसी को हम लोग उठा ले रहे हैं, इसी टर्म को उठा ले रहे हैं और हमें खोजना है कि इसके सजातीय कौन है, इसके सजातीय कौन है। तो एक तो पहला तरीका है, पहला तरीका क्या है कि कोई भी टर्म आया हुआ है, उस टर्म में जो कांस्टेंट आया हुआ है, यानी जो अचर संख्या आई हुई है, उसको भूल जाइए कि क्या आया हुआ है। लाइक टर्म बताने के लिए हमें सबसे पहले किसी भी टर्म में अक्षरों पर ध्यान लगाना है, और अक्षरों से ही हम बता पाते हैं कि कौन लाइक टर्म होगा, कौन अनलाइक टर्म होगा। जैसे यह 5xyz है, अगर इसमें ध्यान देंगे तो एक बार x आया हुआ है, एक बार y आया हुआ है, एक बार z आया हुआ है। अगर इसको हम गुणा के रूप में तोड़ेंगे तो x एक ही बार होगा, y एक ही बार होगा, z भी एक ही बार होगा। अब इसकी बात करें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, तो हम कहें कि हमें संख्या, कांस्टेंट को नहीं ध्यान देना है, संख्या क्या है उसे तो भूल जाना है। संख्या कुछ भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 5 5, सॉरी मैं लिख दिया हूँ, सब में बराबर लिख दिया हूँ, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग भी ले सकते हैं, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 11, 15, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें संख्या को तो ध्यान ही नहीं देना है। कब नहीं ध्यान देना है? सजातीय और विजातीय बताते समय। सजातीय और विजातीय बताते समय संख्या से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना किससे है? जो अक्षर वाली संख्या, जिसको हम लोग कहते क्या है, चर कहा जाता है, वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है, बीजगणित इसका एक नाम कर दिया है, क्या? चर, वेरिएबल। तो अगर हम ध्यान से यहां पर देख रहे हैं, तो अगर इसको गुणा के रूप में हम तोड़े होते तो इसमें एक बार x आया होता, एक बार y, जैसे तोड़ के दिखा दे रहा है। जैसे 5xyz था तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, एक बार x, एक बार y, एक बार z, यही तो आया हुआ है। इसी का अगर गुणनखंड कर देते, इसी के नीचे कर दे रहे हैं, तो 5 मान लीजिए पहले था, तो 5 एक्स स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 2 बार x है, y स्क्वायर है यानी y भी 2 बार यहाँ पर आया हुआ है। इसमें तो x एक बार आया हुआ है और इसमें x 2 बार आया हुआ है। इसमें y एक बार आया हुआ है, इसमें y 2 बार आया हुआ है। इसमें z एक बार आया हुआ है, इसमें एक भी बार नहीं आया हुआ है। क्या यह दोनों लाइक टर्म होंगे? सजातीय होंगे? क्या यह दोनों एक दूसरे के तरह हैं, मतलब एक समान हैं? नहीं। सजातीय कब कहते हैं? जब अक्षरों की संख्या एकदम बिल्कुल सेम हो, बराबर हो। यानी एक x इसमें आया है तो अगले वाले टर्म में भी एक x आना चाहिए, एक y इसमें आया है तो अगले वाले टर्म में भी उसके गुणा में एक y आना चाहिए, एक z इधर आया है तो उधर भी एक z आना चाहिए। तब तो हम लोग उसको लाइक टर्म या अनलाइक कब कहेंगे? जब नहीं इस तरह की कंडीशन बैठेगी। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन दोनों की, तो ये दोनों टर्म आपस में अनलाइक होंगे, यानी विजातीय होंगे। क्या होंगे? अनलाइक टर्म यानी विजातीय पद होंगे, एक जाति के नहीं है, असमान जाति के हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके समान खोजने का प्रयास करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बार x, एक बार y, एक बार z, यहाँ पर 2 बार x, 2 बार y, यानी ये नहीं होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बार y, एक बार x, एक बार z, यही तो हम खोज रहे हैं। ये तो दोनों पद सेम हो गए। यहाँ पर मान लीजिए कि जो मैं लिखा हूं इसको मिटा के फिर से लिख दे रहा हूं, बदल दे रहा हूं। ये 10y
जेड एक्स, 10y जेड एक्स। तुलना किससे हो रही है? इनकी तुलना हो रही है, ठीक है ना। इन दोनों की बिरादरी नहीं मैच कर रही है, अब इन दोनों की बिरादरी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको देख रहे हैं कि ये क्या है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड है, और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 10 इंटू वाई इंटू जेड इंटू एक्स हो गया। अब हमें कहें कि संख्या से कोई लेना देना नहीं है, संख्या से कोई लेना देना नहीं, एक बार एक्स ठीक है, एक बार एक्स, एक बार वाई ठीक है, एक बार वाई, एक बार जेड ठीक है, एक बार जेड। लाइक टर्म, समान जाति के, सजातीय पद, समान जाति के हो गए, सजातीय पद हो गए ये लोग। कैसे पद हो गए? सजातीय पद। और जो नहीं मिल पा रहे हैं वो दोनों टर्म क्या कहलाएंगे? विजातीय कहलाएंगे। सजातीय और विजातीय आपको समझ में आ रहा होगा। सजातीय पद बताने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर जैसे नियम बताया जाता है, नियम में क्या कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि जैसे मान लीजिए कि 5 सॉरी दूसरा कुछ ले रहे हैं, 15 ए बी सी लिखा हुआ है, कहीं -4 ए सी बी लिखा हुआ है, कहीं लिखा हुआ है +9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हमें पहचानना क्या है कि कौन कौन लाइक टर्म है, मतलब सजातीय हैं, एक ही जाति के हैं, और कौन कौन विजातीय पद हैं, अलग अलग जाति के हैं। कैसे? सिंपली हम क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे, सभी पदों का गुणनखंड कर दे रहे हैं। इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुणे ए गुणे बी गुणे सी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तो -4 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। ये क्या हो जाएगा? तो 9 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू सी। यहाँ पर फैक्टर हम कर दिए। अब हम ध्यान से, सबसे पहले मैं बताया उस सजातीय में हमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए भैया, आपका काम समाप्त, आपका भी काम समाप्त और आपका भी काम समाप्त, इनसे तो कोई लेना ही नहीं देना नहीं है। अब हमें मिलाना क्या है? अक्षरों को मिलाना है। तो अक्षर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए कितनी बार आया हुआ है? एक बार आया हुआ है। यहाँ पर भी एक बार आया हुआ है। चलिए, काम तो कुछ बना। यहाँ पर बी भी एक बार आया हुआ है, यहाँ पर बी एक बार आया हुआ है, सी भी एक बार आया हुआ है, यहाँ पर सी भी एक बार आया हुआ है। ये ए सी बी लिखा था, सॉरी मैं ए बी सी लिख दिया हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं -4 गुणे ए गुणे सी और गुणे बी। ठीक है, यहाँ पर एक बार ए आया हुआ तो एक बार ए, एक बार बी आया हो तो एक बार बी, और एक बार सी आया हो तो एक बार सी। ठीक है ना। गुणा में क्रम बदल सकता है, क्रम विनिमय नियम का गुणा पालन करता है। क्यों पालन करता है? चाहे 4 में 5 का गुणा करें तब भी 20 आएगा, और 5 में 4 का गुणा करें तब भी 20 आएगा। यानी ए में बी का गुणा करें और सी का गुणा करें तब भी उतना ही आएगा, जितना ए में सी का गुणा करें और बी का गुणा करें उतना ही आएगा। ठीक है ना। यानी देख रहे हैं कि जितने अक्षर इसमें आए हैं उतने ही अक्षर इसमें भी आए हुए हैं, और न ज्यादा और न कम। एक बार ए आया हुआ है तो अगले वाले में भी एक बार ए आया हुआ है, एक बार बी आया हुआ है तो अगले वाले में भी एक बार बी आया हुआ है, एक बार सी आया हुआ है तो अगले वाले में भी एक बार सी आया हुआ है। यानी ये क्या कहलाएंगे? आपस में लाइक टर्म हो गए, मतलब सजातीय हो गए। इनकी जाति एक जैसी हो गई, सजातीय पद हो गए। इससे अगर मिलान करें इन दोनों का किसी का भी, तो नहीं मिलान हो सकता। इसमें एक बार ए है, इसमें 2 बार ए है, इसमें एक बार बी है, इसमें 2 बार बी है, इसमें एक बार सी है, 2 बार सी है। जो इस नियम को नहीं जानते रहेंगे वो सोचेंगे कि इसमें भी तो ए बी सी है, इसमें भी तो ए बी सी है, ये दोनों सजातीय होंगे। लेकिन नहीं, उसमें ए स्क्वायर है, यानी ए गुणे ए 2 बार है, बी गुणे बी 2 बार है, सी गुणे सी 2 बार है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यह पूरी क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, बाकी हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अगर यह क्लास आपको पसंद आया होगा तो एक बार इस क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में आपके साथी सहयोगी जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको हमारा ये वीडियो जरूर भेजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।